धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 10-11 इकट्ठे ले लेना दो। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तः योगिनः चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मनः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। 7th, 8th, 9th श्लोक के अंदर जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया था। हमने लास्ट टाइम देखा था कि ब्लिस शीथ ही जाती है यहाँ से वहाँ तक, वो सुगंध का कैरियर जैसे बताया था, हवा होती है, तो वाली सारी बातें की। अब 10 और 11 में भगवान कहते हैं कि इस जीवात्मा के स्वरूप को कौन जान पाता है और कौन नहीं जान पाता। जीवात्मा का जो स्वरूप है, देखो समझाना एक बात है, लेकिन समझ में आना, किसको समझ में आता है और किसको नहीं समझ में आता, और उसके लिए सिंपल सा एक लाइन दिया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी को ये समझ में आता है। लेट्स सी, इसके अंदर थोड़ा ना ट्विस्ट है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, जो शरीर को छोड़ के जा रहा है दूसरे बॉडी में, आत्मा, या जो बॉडी में स्थित है वो आत्मा, या विषयों को भोगता हुआ जो आत्मा है, तीनों गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को अज्ञानी जन नहीं जानते, और ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। क्योंकि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। मिशन की पूरी फिलॉसफी सबसे यहाँ पर ज्ञान, गुरु का ज्ञान, उसके बाद भक्त की तरफ से प्रेम, उसके बाद गुरु द्वारा दी हुई कोई भी यौगिक क्रिया भी इसलिए क्योंकि यह ऊर्जा के साथ कार्य करना जानती है, और उसके बाद हियर एंड नाउ, H&N। ये 4 बातें हमने लास्ट टाइम के सत्संग में देखी थी। तुम्हें ये प्रश्न होना स्वाभाविक हो सकता है कि बेन प्रभु, जब साधना हेयर एंड नाउ की है, अभी और यहीं, तो इतना लंबा स्वराज क्रिया का ये कि यात्रा क्यों की जा रही है, क्यों? स्वाभाविक है, तुम न होते और मैं होती तो मुझे तो ये प्रश्न हो जाता, वाई दिस बिग प्रोसेस ऑफ स्वराज क्रिया, जो केवल और केवल तुम्हारी एनर्जीज को एक्टिवेट और बैलेंस करने में लगी है। सक्रिय और संतुलन, 2 ही कार्य, एक्टिवेट करती है, सक्रिय करती है, और बैलेंस यानी संतुलित करती है। स्वराज क्रिया का यही 2 कार्य है, कहीं ना कहीं से तुम्हारी एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट रखना। जैसे सत्संग का कार्य क्या है, तुम्हारी मेंटल और इंटेलेक्चुअल बॉडी को एक्टिवेट रखना। धीरे धीरे सत्संग में बैठकर एक और फायदा हो रहा है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी को भी 3-3 घंटे नीचे बैठने की आदत पड़ रही है, तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी को फायदा हो रहा है। तुम्हारी मेंटल और इंटेलेक्चुअल बॉडी को सत्संगों से फायदा हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी बॉडी है, मैन इज नथिंग बट एनर्जी। वाई? बिकॉज दिस एंटायर एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट एनर्जी। सब कुछ ही तो ऊर्जा है, और है क्या? तो जहाँ ये ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर भी जो चल रहा है, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ये विदाउट एनर्जी कैसे हो सकता है? सोल इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी बॉडी को सक्रिय करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए हम लोग कोई ना कोई क्रिया, यौगिक क्रिया की पद्धति SRM में हमेशा अपनाते रहेंगे। कई जगह पर ये क्रिया नहीं होती, तो मुझे वो बात थोड़ी अधूरी लगती है। ज्ञान है डेफिनेटली, सत्संग बहुत अच्छे हैं, भक्ति भी बहुत अच्छी है, गुरु का प्रयास भी बहुत पैशनेट है, लेकिन बिकॉज यौगिक क्रिया नहीं है, इस वजह से एनर्जी बॉडी रिमेन्स अनटच्ड।
और जब तुम्हारी एनर्जी बॉडी को नहीं दिशा दी जाती, कोई ना कोई डायरेक्शन, स्वराज क्रिया डायरेक्शन दे रहा है, सक्रिय कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, संतुलन ला रहा है, तो होता क्या है, एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में ब्लास्ट हो सकती है। हिटलर जैसा इंसान इस शताब्दी का सबसे इनफेमस, आई थिंक पिछली शताब्दी का, कितने लोगों को मारा है उसने। 50 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हिम, और ही वॉज अ जीनियस, तुम्हें मालूम नहीं होगा। और उसका जो आकर्षण था, हिटलर का आकर्षण, मतलब तुम सोच नहीं सकते क्या सम्मोहन शक्ति थी उस व्यक्ति के अंदर। तुम एक बार हिटलर की आंखों में आंखें डाल के देख लो ना, तुम वहीं के वहीं सरेंडर करोगे। अब हिटलर कहे कि इतनों को उड़ा दो तो तुम उड़ा के आ जाओगे, विल नेवर थिंक अबाउट इट व्हाई। ऐसा आकर्षक व्यक्ति था। क्या है ये आकर्षण? उसकी ऊर्जा, उसकी जो एनर्जी बॉडी है वो इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई है, इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई है कि वो किसी से भी बात करता है, किसी को भी देखता है, उसको अपने वश में कर लेता है। द बिगेस्ट डिक्टेटर। लेकिन वो कितने ही ऐसे हैं जहाँ जहाँ लोगों ने कोई गलत काम किए हैं, गलत करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं? ये टेररिस्ट तुमसे ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। हमें तो सुबह 6 बजे उठना बड़ा बोरिंग लगता है, उसमें भी योगा के लिए उठना, पढ़ने के लिए उठना हो तो उठ जाएंगे, योगा के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं उठ सकती। लेकिन एक टेररिस्ट को देखो, 6 रात तक सोते नहीं है। उनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? बिकॉज देयर एनर्जी बॉडी इज बीइंग एक्टिवेटेड। मेक श्योर कोई ना कोई क्रिया वो लोग भी करते हैं, कोई ना कोई ढंग उनको भी मालूम है जिससे वो सीधा अपनी एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने ज्ञान प्रेम जैसी तो कोई चीज़ें देखी नहीं है, अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं और यहाँ एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो गई। पॉसिबल है। हिटलर इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल। हिटलर को छोड़ो, उसके बाद स्टेलिन का नाम सुना है तुमने? 20 मिलियन लोग मरे थे स्टेलिन के राज के अंदर, रशिया के अंदर। यूएसएसआर था तब वो, सोवियत यूनियन के अंदर। 20 मिलियन ही किल्ड, मरे थे नहीं, मतलब कोई फेमाइन आ गया, कोई दुर्भिक्ष हो गया और वो मरे नहीं, उनको मार दिया गया। हिटलर का जो रोल मॉडल था मुसोलिनी, तुमने सुना है इसका नाम? मुसोलिनी, हिटलर पूरा रोल मॉडल हिटलर का था मुसोलिनी, इटली का तानाशाह। ही वॉज अ डिक्टेटर ऑफ इटली। उसने जो विनाश और तबाही मचाई थी, उसी से प्रेरणा हिटलर ने ली थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा ताज किसके सर पर है? हिटलर के सर पर। पूरी तबाही, जो मास डिस्ट्रक्शन, द होलोकॉस्ट, एंटायर महान विनाश जो हुआ, ये पूरा हिटलर की जबरदस्त अनबैलेंस्ड एनर्जीज थी। इधर की तरफ तुम जाओ तो इसको नीचे की तरफ, ये कौन था? युगांडा मैन, इदी अमीन 5 लाख लोगों को मार डाला उसने, मार डाला। उसमें कितने इंडियंस थे? उसमें 50,000 इंडियन फैमिलीज को उसने बाहर निकाला वहां से। 50,000, इदी अमीन का नाम आप लोगों ने तो सुना होगा। 50,000 इंडियन फैमिलीज को उसने इतनी बेरुखी से बाहर निकाला, यहाँ देश से कुछ भी लेकर नहीं गए। एंड ही यूज्ड टू से वन थिंग ओनली, दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम गॉड टू मी। गॉड ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि तुम लोगों को मार डालना है, इसलिए उड़ा देता था, और तुम लोगों को देश निकाला देना है। उन लोगों की कहानियां हम अभी भी सुनते हैं। हम अभी भी अपनी धर्म यात्रा पर होते हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं हम इदी अमीन के निकाले हुए लोग हैं, मतलब हमारे एंसेस्टर्स कहो। वैसे तो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो द फर्स्ट जनरेशन इज स्टिल लिविंग दैट थिंग। तुम्हें मालूम है, मैनचेस्टर में हमें वो लोग मिलते थे, फर्स्ट जनरेशन, जो हमें बताती है इदी अमीन ने कितना अत्याचार किया था। 5 लाख लोगों को मार डालना, तुम सोच सकते हो? तुम 500 लोग यहाँ बैठे हो, इसमें से कोई एक भी मर जाए ना यहाँ पर अभी, तो हमें लगेगा ओहो क्या हो गया। और एक साथ 8 साल के राज के अंदर उसने एक एक करके पूरी की पूरी जनरेशन्स को ख़त्म किया है। ऐसा आदमी, तुम्हें क्या लगता है ये खाली उसका क्या होगा? ये क्या लगता है? ये उसका नेचर होगा, ऐसा खराब नेचर? किसी का नेचर खराब होना, वो थोड़ी देर गुस्से हो सकता है, समझ लेना, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइजेशन होगा, क्योंकि गुस्सा करते करते कहीं ना कहीं तुम थक जाते हो और फिर तुम धीरे धीरे अपने आप ही डाउन आते हो, सॉरी फील करते हो, सॉरी सीख करते हो। यस और नो?
अगर तुम्हारी मेंटल और इंटेलेक्चुअल बॉडी के स्तर पर ही गुस्सा है तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होगा। गुस्सा आता भी जल्दी है और वो कूल डाउन भी हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी बॉडी के अंदर वो बात पहुंच गई, नाउ उसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। यही एनर्जी बॉडी संस्कार बनाती है, फटाफट ये फेविकोल लिया चिपका दिया, ये फेविकोल लिया चिपका दिया। एनर्जी बॉडी का काम ही ये है। और हम यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, और इसलिए स्वराज क्रिया का तो मैंने नाम दिया है, ये सब कुछ योग दर्शन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। हमने इसको अभी कॉन्टेम्प्ररी अपना नया नाम देने के लिए स्वराज क्रिया नाम दे दिया, लेकिन हमारी एनर्जी बॉडी का संतुलन कौन लाएगा? कोई ना कोई यौगिक क्रिया। ज्ञान और प्रेम के कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे तुम स्वराज क्रिया या कोई भी ध्यान क्रिया करने के लिए तैयार होते हो। ध्यान क्रिया क्या करेगी? तुम्हारी एनर्जी बॉडी का संतुलन लाएगी, क्योंकि इट इज ओनली द डिसबैलेंस ऑफ योर एनर्जी बॉडी दैट टेक्स यू आउट। तुम सोचो, तुम पूरे भरे हुए हो, तुम्हारी वार्डरोब में एक कपड़ा रखने की जगह नहीं है। ऐसा होता है कभी? और फिर भी तुम्हारा मन ललचा रहा है। अभी ये 13, 14, 15 की सेल है ना। What is this? क्या है ये? मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो ये प्रूव ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि यू नो एंटायर कबर्ड इज फुल ऑलरेडी। पहले खरीदे हुए कपड़े भी मैंने नहीं पहने, तुम जानते हो अच्छी तरह से। मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। जरूर कोई दिक्कत एनर्जी बॉडी में है, और इसी वजह से तुम ये पागलपन कर रहे हो। जहां एनर्जी बॉडी के अंदर डिसहार्मनी है, डिसबैलेंस है, रप्चर्ड है एनर्जी बॉडी, वहीं पर तुम्हारी जो भी एनर्जीज, तुम्हारे जो भी मान्यताएं, जो भी धारणाएं, जो भी तुम्हारे विकार, जो भी तुम्हारे रॉन्ग एटीट्यूड्स हैं, वो सारे रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और इनके ऊपर रिसर्च किया गया, खासकर हिटलर के ऊपर तो ये रिसर्च किया गया। जब हिटलर का वो राज और ये सब कुछ ख़त्म हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, तो जो जर्नल्स वगैरह वहाँ पर थे, उन लोगों को बुलाकर उनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी तबाही मची है तुम लोगों के कारण, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि तुम किस तबाही को आमंत्रित कर रहे हो? और तुम्हें कुछ मिलना तो वाला ही नहीं था। दे वर बाउंड टू गेट डिफीटेड, लेकिन फिर भी तुमने इतनी बड़ी तबाही मचाई। तुम लोगों ने क्या कभी एनालिटिक्स पर काम नहीं किया था कि जो तुम्हारी ट्रूप है और सामने जिससे तुम लड़ रहे हो, जो एलाइज है, जिस तरह से कंट्रीज एलाई होती थी, तुम्हारा तो कोई जीतने का चांस ही नहीं था। वाई यू डिड दिस? उन्होंने 10 मेजर्स के ऊपर, मेजर्स जो मिलिट्री के मेजर लोग थे, उनके ऊपर उनके साथ चर्चा विवाद करके, रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुँचे। उन सब ने यही बात कही, हमें समझ में आता था, हमें समझ में आता था जो हम कर रहे हैं वो महाविनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? हम जैसे ही हिटलर के पास जाते थे, हम उसके सम्मोहन के अंदर ऐसे फंस जाते थे कि हम जो भी वो कहता था वो करने लग जाते थे। सेम थिंग वॉज विद गुरजीएफ, मैं कई बार बात करती हूँ, लेकिन उसका सम्मोहन लोगों को धर्म के मार्ग पर लाता था। इवन कहीं ना कहीं ओशो में भी एक ऐसा सम्मोहन था, कहीं ना कहीं हर सद्गुरु में ऐसा सम्मोहन होता है कि तुम उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हो। ये सम्मोहन मतलब उसकी एनर्जी बॉडी काफ़ी एक्टिवेटेड है, लेकिन साथ ही साथ अंतःकरण की शुद्धि। अगर अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध नहीं हो रहा, हम स्वराज क्रिया के माध्यम से तुम्हारे हर चक्र को स्ट्रेंथन करके वहाँ की नेगेटिविटीज़ को साइड कर रहे हैं। जैसे जैसे नेगेटिविटी साइड हो रही है, फियर की, क्रोध की, लस्ट की, परिग्रह की, सारी है ना, कामना की, हर एक चक्र पर ये मैडम ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो जैसे जैसे वो चीज़ दूर होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। और ये शुद्ध अंतःकरण जब हेयर एंड नॉ में आएगा तो जो रियल है ना उसको पकड़ पाएगा। अगर तुम्हारा अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है तो होगा क्या? तुमने कोई एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन उससे तुम बाहर की तरफ तबाही मचाने निकल जाओगे। समझ लेना, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, इदी अमीन, ये जितने भी लोग हैं, ये सब ऐसे ही नहीं तबाही मचा पा रहे थे। दे हैड लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ। केवल 2 घंटे सोता था हिटलर,
तुम कहोगे बिन प्रभु आपको कैसे मालूम है? आई नो, आई रिसर्च अ लॉट ऑन पीपल, सच पीपल। कहाँ से इनके पास ऊर्जा आती थी? तो हमारे योगी भी 2 घंटे सोते हैं और हिटलर भी 2 घंटे सोता था। मतलब कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी बॉडी को टच करके उसको ट्रांसफॉर्म करने का कीमिया इस आदमी के पास था, हिटलर के पास। एंड देयरफॉर ही अट्रैक्टेड सो मच ऑफ, ही इनवाइटेड सो मच ऑफ डिजास्टर, सच अ बिग डिजास्टर। तुमसे मैं यही कहना चाहती हूँ इन 2 श्लोक के आधार पर कि हमारे यहाँ यौगिक क्रिया क्यों आई है, सीधा हेयर एंड नाउ क्यों नहीं आया? क्योंकि हेयर एंड नाउ पर तुम कोई भी अनुभव कर लेते, लेकिन विदाउट द शुद्धि ऑफ अंतःकरण वो अनुभव तुम में टिक नहीं सकता था। और अनुभव करते ही तुम उसको दूसरों को बांटने निकल पड़ोगे। अभी तुम्हारा अनुभव इतना सा है और बांटकर तुम्हें जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या जो कुछ भी रिकॉग्निशन मिल रही है वो इतनी ज़्यादा है कि तुमने तो इतना पाया और गुमाया कितना। लेकिन स्वराज क्रिया तुम्हारे को अंदर से तटस्थ करती जाएगी। इसलिए तुम देखोगे SRM के अंदर जल्दी से कोई गुरु बनने की कोशिश नहीं करता। क्या कहा मैंने? जल्दी से कोई, दे नो, दे हैव द आंसर्स। तुम अभी जाकर ये किसी से भी पूछोगे, अवनीश से भी 4 क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो वो भी आंसर दे देगा, उसको आंसर पता है। लेकिन कोई जल्दी से आगे बोलेगा नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं स्वराज क्रिया के माध्यम से दे नो राइट नाउ द टाइम इज टू एक्सपीरियंस, नॉट टू स्पीक। लेकिन जहां तुमने हेयर एंड नाउ से कुछ पाया और तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, तुम इमीडिएटली बांटने निकलते हो। और ऐसे मैंने बहुत गुरु देखे हैं इस जीवन में ही। मैंने ऐसे 2 गुरु देखे हैं जिन्हें प्राप्ति है डेफिनेटली, लेकिन प्राप्ति के प्रपोर्शन में जो प्रचार है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? भीतर उन्हें आत्मिक तत्व की प्राप्ति है, लेकिन प्राप्ति के प्रपोर्शन में प्रचार इतना ज़्यादा फैल गया कि अब उन्हें समेटना नहीं आ रहा और वो खुद ही उसके अंदर उलझते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गुरुओं का पतन होता है इस कारण से। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शायद अनुभव नहीं होगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन गुरु भी इस तरह से गिर जाता है तो तुम भक्तों की क्या बात, तुम भक्तों की क्या बात। इसलिए पहले तुम्हारे जो भी अनुभव है उन्हें वहाँ तटस्थ करने, उनको वहीं के वहीं, कहा ना एनर्जी बॉडी फेविकोल जैसी है, जो अनुभव आएगा उसको उसी के अंदर फिक्स कर देगी। वो आता है ना फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। एनर्जी बॉडी का यही काम है, तुम्हें हेयर एंड नाउ में जो भी अनुभव हुआ इट विल फिक्स इट, जो अनुभव हुआ फिक्स इट, जो अनुभव हुआ फिक्स इट। और ये फिक्स करते करते तुम अपने स्वरूप के अंदर निरंतर निमग्न हो सकते हो। दिस इज द वे। लेकिन तुम्हें एक अनुभव हुआ, उस अनुभव का उछाल ही इतना होता है, उस अनुभव की मस्ती, उसकी खुमारी इतनी होती है कि तुम इमीडिएटली बाहर भागने लग जाते हो। कुछ मिला ना, बट पहले ना सबको बता दूं, और फिर ऊपर से तुमने निष्कामता के सूत्र सुने, इसलिए तुम्हें लगेगा पहले सबको बता दूं, लेकिन सबको बताने में तुम खुद ही अपना गुमा दोगे। इसलिए गुरु आज्ञा में रहते हुए एक लेवल पर तुम आ जाओगे, हम खुद कहेंगे कि जाओ लीना प्रभु आप खुद अब बोलो, आप दूसरों को समझाना शुरू करो, यू हैव गेन्ड दैट स्थिरता। जाओ अन्नू प्रभु आप दूसरों को ये सत्संग की बातें सिखाना शुरू करो, एक लेवल के बाद। लेकिन उससे पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया के बाद हेयर एंड नाउ की साधना। ये लंबी साधना चलेगी अब हमेशा। हेयर एंड नाउ में जो भी तुम्हें एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस को तुम में लॉक कौन करेगा? यौगिक क्रिया तुम्हारी, स्वराज क्रिया उसको लॉक करेगी। और अगर तुम्हारे पास एनर्जी बॉडी का निश्चय नहीं है तो अनुभव अभी हुआ अभी चला गया। तो यहाँ यही कह रहे हैं कृष्ण कि जीवात्मा के स्वरूप को कौन जान पाता है? तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण मतलब जिसकी एनर्जी बॉडी अब बिल्कुल डायरेक्टेड है, फोकस्ड है। ये पूरा साइकिल समझ में आ रहा है? वही बात कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया। कितना छोटा वर्ड है ये अंतःकरण, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है ये अंतःकरण क्या होता है? अंतः मतलब इनर और करण मतलब इक्विपमेंट्स, साधन, इनर साधन। साधना में, स्वराज क्रिया में हमारे इनर साधन कौन है?
चक्र, दैट्स इट, अंतःकरण की बात कर रहे हैं। तुम्हारे मन बुद्धि तक समझना तो बहुत आसान है, उसमें भी जितना सिंप्लीफाई कर कर मैं समझाने की चेष्टा कर रही हूँ, समझना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में, इनर इक्विपमेंट्स में, यानी चक्रों में, यानी संस्कारों में, यानी तुम्हारे एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन लाने के लिए कोई यौगिक क्रिया का हैमर चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही स्वराज क्रिया से ही होगा, कोई भी 112 है, कोई भी यौगिक क्रिया से ही वो हैमरिंग होगी। सो मेक श्योर यू आर इनटू वन और अदर यौगिक क्रिया। उसके बिना क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो कोई भी अनुभव आया है उसको जाने में समय नहीं लगेगा। आ तो गया इस माहौल के कारण, आ तो गया मेरी उपस्थिति के कारण, लेकिन टिकना भी तो चाहिए। वो टिकेगा कब, जब तुम्हारी एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो गई है। दैट्स इट। ये बात